नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के चारों एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन करने वाले सदस्यों को अखिलेश यादव ने बधाई दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी के लिए नामांकन किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये नामांकन किया गया है। शहनवाज खान शब्बू ने एमएलसी के लिए नामांकन किया। मुकुल यादव ने भी एमएलसी पद के लिए नामांकन किया है। सुब्रन यादव के बेटे हैं मुकुल यादव। जसमीर अंसारी ने एमएलसी के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव ने चारों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो समाजवादी पार्टी के चारों एमएलसी प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें कि चारों एमएलसी के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के तरफ से नामांकन कर दिया है और अखिलेश यादव ने चारों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एमएलसी के लिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए जितेंद्र। समाजवादी पार्टी के चार प्रत्याशियों ने आज विधान परिषद के सदस्य पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है। जासमीर अंसारी ने भी आज नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही सपा के चारों एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि नामांकन करने वाले सदस्यों को अखिलेश यादव ने बधाई दी है, ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं उन्हें। और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आज विधान परिषद सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो अखिलेश यादव की मौजूदगी में चारों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और महान दल के अध्यक्ष केशव देव का बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा है कि एसपी से गठबंधन तोड़ सकते हैं वो, तो एसपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश की अनदेखी से नाराज थे केशव देव मौर्य। एसपी को मेरी जरूरत नहीं है, केशव देव ने यह बड़ा बयान दिया है। मेरी सिर्फ उपेक्षा की गई है। चाटुकारों से घिरे हैं अखिलेश यादव। दबाव बनाने वाले को राज्यसभा और विधान परिषद भेजा गया। तो केशव देव की तरफ से ये बड़ा बयान आया है और कहा गया है उनकी तरफ से कि दरअसल उनकी समाजवादी पार्टी में अनदेखी की जा रही है। चाटुकारिता करने वालों को विधान परिषद और राज्यसभा भेजा जा रहा है। केशव देव ने ये बड़ा बयान दिया है और बड़ा ऐलान किया है कि अब वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है। चाटुकारों से अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। केशव देव ने ये बड़ी बात कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सिद्धार्थ, आज एक तरफ समाजवादी पार्टी के चार प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर सामने आई कि महान दल के अध्यक्ष ने यह ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ देंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है। इसमें ताजा अपडेट ये है कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी से तोड़ दिया। वो नाराज थे, एमएलसी सीट न मिलने के कारण नाराज थे। उन्होंने कहा मीडिया से कि पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि 8 सीटें देंगे आपको विधानसभा में, उसके बाद हमें 2 सीटें दी गई और उन्होंने कहा क्या हम नहीं दबाव बना सकते थे, लेकिन हम ये चाहते थे अखिलेश यादव की सरकार बने, लेकिन सरकार नहीं बनी, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिला। उन्होंने साफ शब्दों में एक चीज कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ की कठपुतली हो गए अखिलेश यादव, ये महत्वपूर्ण था। तो कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे ये रार हो रही है। अब देखिए अब आने वाले समय में जिस तरीके से अरविंद राजभर को कहा गया था कि रामअचल राजभर को उनके बेटे को अरविंद राजभर को जिस तरीके से भेजने के लिए बोला गया था, अब देखिए उनका स्टंट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब देखना यह है कि अब धीमे धीमे आने वाले समय में इनके जो गठबंधन के दल है, देखिए पहले ही जो प्रसपा है उससे भी इनके संबंध काफी खराब है। तो कहीं ना कहीं प्रसपा भी अलग ही मान लीजिए लगभग अलग हो चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।
तो और इधर महान दल केशव देव मौर्य ये भी अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे, और ये सब जानते हैं कि सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी भी मौसम वैज्ञानिक है, वो कभी भी बदल सकते हैं। अगर उनको अपना हित नहीं दिखा और इस तरीके से उनकी भी अनदेखी हुई रही तो सपा फिर अकेले पड़ जाएगी। तो 2024 के चुनाव में फिर इन्हें नया गठबंधन बनाना होगा। नया गठबंधन बनाना इतना आसान नहीं होगा और इतनी जल्दी कोई नहीं जुड़ेगा। और चाहे जो नेता हो लगभग वो ये सोचते हैं कि वो सत्ता के साथ रहे। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही। राज्यसभा में भी इस तरीके से इनसे कहा गया था कि इनका कहना है कि राज्यसभा में भी हमें कहा गया था कि आपको एक सीट का आपका कोई प्रत्याशी भेजा जाएगा। उसके बाद हम इंतजार करते रहे। विधान परिषद में उन्होंने एक चीज कही कि अखिलेश यादव से मेरी बात तक नहीं होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण था। मतलब सीधे सीधे कोई नेता हो, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आपका गठबंधन हो और आपका नेता आपके ऊपर आरोप लगाए कि आपकी मतलब मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं होती, तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है। तो अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो टूट गया। 2 गठबंधन हुए तो दोनों लगभग एकदम एक तो एकदम आज टूट गया, दूसरा केवल आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। और इनका एक चीज ये भी कहना था मीडिया से कि लगातार बीजेपी हमारे संपर्क में थी, धर्मेंद्र प्रधान हमसे मिलने आए थे, अगर मैं चाहता तो मैं चला जाता, लेकिन उस समय मुझे लगा कि अखिलेश यादव को जरूरत है और हमको पिछड़ों की, दलित, अल्पसंख्यक इनके बारे में सोचकर हम चले गए। तो कहीं ना कहीं जब गठबंधन टूटते हैं तो उसके बाद काफी राज भी खुलते हैं। तो कहीं बिल्कुल ना कहीं ठीक बात कह रहे हैं सिद्धार्थ। दरअसल इसके पहले भी तमाम सारे आरोप लगा चुके हैं केशव देव मौर्य ने। उनको हेलीकॉप्टर नहीं चुनाव के दौरान उपलब्ध कराया गया, तमाम सारे आरोप लगा चुके हैं और अब ये बड़ी दरार दिखती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर वजू खाने में पूजा करने की मांग वाली याचिका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज हो गई है। 5 दिन तक अनशन पर बैठे थे अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी स्वरूपानंद के कहने पर आज ही खत्म किया था अनशन। जिला जज ने पूजन के अधिकार की याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी गई है। वजू खाने में पूजा करने को लेकर के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर के आज ये बड़ी खबर सामने आई है, याचिका खारिज कर दी गई है। पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आज ही उन्होंने अनशन तोड़ा है। 5 दिन तक अनशन पर बैठने के बाद आज जब अनशन तोड़ा और आज ही ये याचिका खारिज कर दी गई है। स्वामी स्वरूपानंद के कहने के बाद ये अनशन खत्म किया था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने और आज जिला जज ने पूजन के अधिकार की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि उन्हें वजू खाने में शिवलिंग के आकार को जो प्राकट्य हुआ है उसकी पूजा करने का उन्हें अधिकार दिया जाए और उसको लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस याचिका को आज जिला जज ने खारिज कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनशन तोड़ा और दूसरी तरफ उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, वो याचिका भी खारिज हो गई, खबर पर क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, ये अंदेशा पहले से ही था कि इस याचिका को खारिज होना ही है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है वाराणसी की अदालतों में और वहां पे सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होती है, यानी कि फौजदारी से जुड़े हुए मामले ही सुने जाते हैं। सिविल के बाद जब छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद जुलाई के महीने में सुनी जाएंगी। तो सबसे पहला आधार बनाया जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कि आपका मैटर कोई बहुत अर्जेंट मैटर नहीं है, क्योंकि जिस जगह आप पूजा करने की बात कर रहे हैं वो जगह अदालत के आदेश के बाद सील है और साथ ही साथ वहाँ पे कोई नहीं आ रहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस 1991 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है उसका हवाला दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया, बड़ी तीखी टिप्पणी की जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अदालत में आज कि 17 तारीख को ही खबरें बाहर आ गई थी कि वहां पे कथित रूप से शिवलिंग प्राप्त हुई है और उसके बाद से ही एक्शन लगातार शुरू हो गया था। तो 17 तारीख से लेकर के 31 मई तक जब तक छुट्टियां नहीं हुई थी तब तक आप कहाँ थे? 4 जून को आप जब छुट्टियां घोषित हो गई उसके बाद आप याचिका डाल रहे हैं और अर्जेंट मैटर बता रहे हैं। इसमें अर्जेंट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फौजदारी का नहीं बल्कि सिविल का मामला है। तो जब सिविल अदालत खुलेंगे तब आइएगा। और ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दी गई है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से ये पूरी राजनीति और साथ ही साथ बताते चले कि आज सुबह ही उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के चिट्ठी का हवाला देते हुए बाकायदा अपना अनशन खत्म किया है। 4 दिनों से 5 दिनों से वो अनशन पे बैठे हुए थे। 108 घंटे के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है।
तो इसे देखते हुए भी ये माना जा रहा था कि आज कहीं ना कहीं उनका अनशन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अदालत में जो उन्होंने याचिका डाल रखी थी उसका अंदेशा उन्हें भी वो था कि खारिज वो हो खारिज हो सकती है। जाएगी और खारिज हो बिल्कुल, गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक। और उधर निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेशी करवाई गई है। न्यायिक अवधि खत्म होने के बाद अदालत ने पूजा सिंघल की न्यायिक अवधि को बढ़ाते हुए दोबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ सीए सुमन सिंह की भी पेशी ईडी की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट से पूजा सिंघल ने आग्रह किया कि ईडी दफ्तर में हुए स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट दी जाए, जिससे इलाज सही तरीके से हो पाए, जिस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई है। अब इन दोनों लोगों की पेशी 22 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की आज ईडी कोर्ट में पेशी हुई और इसके साथ ही कोर्ट ने पूजा को फिर न्यायिक हिरासत में भेजा है और न्यायिक अवधि बढ़ाते हुए 14 दिनों के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को भेजा गया है। तो ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर। न्यायिक अवधि बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। ईडी केस में पूजा सिंघल एवं सुमन कुमार का प्रोडक्शन का डेट फिक्स था। ये लोग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट में पेश हुए और अगली तारीख फिर इनके प्रोडक्शन, इन दोनों को प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट डेट 22 जून फिक्स किया गया है। फिर उस दिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश होंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। चितरंजन, जिस तरीके से आज निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट में पेशी की गई और जिस तरीके से 14 दिनों के लिए एक बार फिर से उन्हें जेल भेज दिया गया है, खबर पर और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, पूजा सिंघल पूर्व निलंबित आईएएस अधिकारी हैं जिन पे ईडी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जब ईडी की जांच पड़ी थी तो उनके आवाज से 19 करोड़ रुपए से अधिक के नगद रुपए मिले थे और कई अहम दस्तावेज भी मिले थे और उन्हीं के जरिए और ऐसे कई अधिकारी और कई जो राजनीतिक घराने से जो ताल्लुकात रखते थे या फिर राजनीतिक करीबी माने जाते थे पॉलिटिक्स, ऐसे कई लोगों तक ईडी ने छापेमारी की और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। फिलहाल आज जो मामला है वो था पूजा सिंघल और उनके जो सीए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन पर था कि उनके जो न्यायिक हिरासत थी आज वो खत्म हो रही थी, तो उसी को कोर्ट ने फिर से विस्तार किया है कि 14 दिनों का विस्तार देते हुए कहा है कि जब भी ईडी को जरूरत पड़ेगी उनको जांच के लिए या फिर कुछ किसी भी अहम कागजात के पहलुओं पर पूछताछ करने के लिए तो पूछताछ कर सकते हैं। इसके लिए 14 दिनों का जो विस्तार है वो कोर्ट ने दिया है और कोर्ट में जब बातें हो रही थी तो पूजा सिंघल ने भी अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो ईडी ने मेरा हेल्थ चेकअप करवाया तो उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट आ जाती तो मैं जेल प्रशासन से ही अपने जो आगे का स्वास्थ्य लाभ है वो ले सकता हूं। तो उन्होंने वो दस्तावेज जो वो रिपोर्ट है, डॉक्टर की जो रिपोर्ट बनी थी वो उसकी भी मांग की है। तो अदालत ने उसकी छूट दी है कि उसको रिपोर्ट दे दिया जाए ताकि वो जेल में ही रह के अपना स्वास्थ्य लाभ और अब बाकी जो उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्या है वो दिखा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए चितरंजन। देवघर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और राजमहल के विधायक अनंत ओझा को धमकी और जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने विष्णुकांत झा को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इसने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और राजमहल के विधायक अनंत ओझा को जान से मारने की साजिश रची थी। इस मामले में पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस गिरफ्तार व्यक्ति ने विष्णुकांत झा का नाम इस साजिश में लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार इसकी तलाश में थी और यह मामला 2018 का बताया जा रहा है।
देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सोरेन सरकार के केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य को चलाना इस सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार अपना काम करे, केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सत्ताधारी गठबंधन पर हमला बोलते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस सरकार ने विकास का कुछ भी काम नहीं किया और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में यह साबित कर दिया है कि आम जनता ने सरकार को नकार दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 80% वैसे जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हैं या तो बीजेपी समर्थित है। ऐसे में अब सरकार के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं बचा है। ढाई साल हो गए सरकार, लगभग 2.5 साल के दौरान आम लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि क्या स्थिति है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। अब अगर इस पंचायत चुनाव का रिजल्ट अगर आप देखें तो 80% से ज़्यादा सीधे तौर पे या तो भारतीय जनता पार्टी या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हैं। यानी कि नीचे स्तर पर आम जनता इस सरकार को बिल्कुल नकार दी है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेपर मिल में भीषण आग लगी है। पेपर मिल में आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल विभाग टीम आग बुझाने में लगी हुई है। बीड़ी फेंकने की वजह से मिल में आग लगी है। मिल में कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। नई मंडी के श्री सिद्धि बली पेपर मिल का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पेपर मिल में आग लगी है। बीड़ी फेंकने की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है। ये बड़ी खबर, और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो पेपर मिल में भीषण आग लगी है। मुजफ्फरनगर से ये खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पेपर मिल में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मियों की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगातार दमकल की टीम लगातार मौजूद है मौके पर, और ये बड़ी खबर है जहां पर मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में ये भीषण आग लगी है। नई मंडी के श्री सिद्धि बली पेपर मिल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पेपर मिल में भीषण आग लगी है और बीड़ी फेंकने की वजह से ये आग का कारण बताया जा रहा है कि। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से ये बड़ा मामला बताया जा रहा है आग लगने का पेपर मिल में, बीड़ी फेंकने की वजह से बताया जा रहा है, क्या कुछ और खबर पर अपडेट है? ये देखिए, पूरा मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के सिद्धबली पेपर मिल का है, जहां जो बताया जा रहा है कि जो मजदूर वहां पर काम करते हैं उनके द्वारा बीड़ी फेंकने से ये जो पेपर मिल में है ये आग लग गई थी। और आग इतनी भयानक थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां लगानी पड़ी, जिसके बाद ये पूरी आग जो है वो कंट्रोल हो पाई है। और इस आग के दौरान लगभग लाखों का माल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जिस तरीके से ये बताया गया कि बीड़ी फेंकने की वजह से हुआ, किस व्यक्ति ने बीड़ी फेंका और क्या अब तक जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी दमकल की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार अभी तक आग बुझाने का प्रयास वहाँ कर रही हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो वहाँ जो लेबर वहाँ काम करती है उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस तरह की ये लापरवाही हुई है जो बीड़ी फेंकने का मामला है। हालांकि अभी पूरा मामला जो है वो जांच में है, अभी इसमें कोई खुलकर नहीं कुछ बता रहा है, लेकिन जो मामला प्रकाश में है वो यह है कि जो लेबर वहाँ काम कर रही थी उनके द्वारा इस तरह की लापरवाही हुई जिसके चलते ये आग लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि दमकल की टीम आग पर काबू पा ली है। रेरा ने आदेश न मानने वाले 9 बिल्डरों पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिल्डरों ने रेरा के विभिन्न आदेशों का अनुपालन नहीं किया है, न लोगों का पैसा वापस किया और न ही उन्हें समय पर मकान दिया। रेरा ने अधिनियम की धारा 38/63 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।
बिल्डरों के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने और अर्थदंड की धनराशि जमा करने 1 महीने के अंदर, ये बात कही गई है कि 1 महीने के अंदर अर्थदंड की धनराशि जमा की जाए और ये निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पे अर्थदंड की धनराशि को भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर रेरा ने ये बड़ी कार्रवाई की है, 9 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है और ये बड़ा जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि अलग अलग बिल्डरों पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही समय दिया गया है। यूपी रेरा ने 9 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है। 9 बिल्डरों पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कई आदेशों का पालन नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और 15 दिन में आदेशों का पालन करने की बात कही गई है, जबकि 30 दिन में जुर्माने की राशि को जमा करने की बात कही गई है। अगर वहीं जिक्र करें हम कि किस कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया गया है, तो लॉजिस्टिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 22 लाख का जुर्माना, उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 11.74 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नितिन, ये यूपी रेरा की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है मनमाने तरीके से, जिस तरीके से बिल्डरों की तरफ से जो काम किया जा रहा था उस पर कहीं न कहीं लगाम लगाने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का 70,000 रुपए जो ब्याज जो जुर्माना लगाया गया है रेरा बिल्डर के ऊपर, तो उसी को लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई जो नोएडा के अंदर जिस तरीके से 15 दिन का जो समय उनको दिया गया है कि आखिरकार जो 15 दिन में अंदर जो है वो कार्य नहीं करते, तो उसको लेकर एक बड़ा जुर्माना यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन आज 15 दिन का जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से समय दिया है कि आखिरकार जिस तरीके से 15 दिन का समय दिया जाए, तो उसको लेकर आज जो है पूरी जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 करोड़ 70,000 रुपए की जो कार्रवाई है यहाँ पर की गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर की आखिरकार बिल्डर के ऊपर जो 1 करोड़ 70 लाख रुपए जो जुर्माना यहाँ पर लगाया गया कि आखिरकार जो बिल्डर्स हैं वो जो मनमानी अपनी करते हैं, तो उसी को लेकर जो बिल्डर्स के ऊपर जो कार्रवाई है यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार बदमाश महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटी हुई अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है। दो लोग जो भाग रहे थे, हम लोग ने उसका चेज किया था। उसके बाद जब हमारी टीम पे उन लोगों ने फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में 2 घायल हुए थे, उनको हम लोग तत्काल अस्पताल भेजा है। और थर्ड जो दूसरे बाइक पे था उसको हम लोगों ने पाउंस करके पकड़ लिया है। मैं बता दूं कि ये गैंग है, इसके बारे में हमारे पास इनपुट था और ये लगातार पिछले कई महीनों से इस नोएडा क्षेत्र में लगातार चेन स्नैचिंग कर रहे थे और इनके बारे में हम लोगों ने और भी जानकारी प्राप्त की थी। ये इस पूरे एनसीआर का बहुत शातिर गैंग है जो इन लोगों ने तहलका मचा रखा है इस पूरे एनसीआर में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।